राजधानी के प्रगति मैदान में चल रहे दिल्ली पुस्तक मेला 2013 के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की ओर से हिंदी, मानकीकरण और टेक्नोलॉजी की चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश के अनेक जाने-माने विद्वान उपस्थित हुए। पिछले समारोहों में हम भाषा के जरिए भारतीय जीवन के विविध पक्षों, उनसे जुड़े कथ्य यानी टेक्स्ट पर संवाद करते थे, लेकिन आज हम खुद भाषा की ही पड़ताल कर रहे हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज की ये गोष्ठी समय के साथ चलने की हमारी इच्छा का ही प्रतीक है। सदियों से भारत के जन जन की भाषा हिंदी को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत ने राजभाषा का गौरव दिया है। इसके साथ ही चुनौती आई भाषा, व्याकरण और शब्दावली के ऐसे रूप गढ़ने की जो सबको स्वीकार्य हों, वैज्ञानिक हों। मानकीकरण इसलिए आवश्यक है कि अगर आप कुछ कहें तो मैं समझ लूं, मैं कुछ कहूं तो उसे आप समझ लें। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो उसे आप तारीफ का ही शब्द समझे, निंदा का नहीं। शब्द के अर्थ का मानकीकरण आवश्यक है। हम ये भूल जाते हैं कि आधुनिक युग में भाषा को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे एक रास्ता दे रहे हैं, एक निश्चित रास्ता दे रहे हैं जिससे कि भाषा का समाज ठीक से काम कर सके। और ये जिस समय ये कहावत बनी थी, भाषा बहता नीर, ये उस जमाने की कहावत थी जबकि राजभाषाएं नहीं हुआ करती थी, वो केवल लेखकों की भाषा हुआ करती थी। लेखक स्वतंत्र है, अब भी वो किसी की नहीं मानता। वो भाषा की सृष्टि करता है, वो नए शब्द गढ़ता है। लेकिन हम आदमी को तो ये चाहिए कि मैं ये शब्द इस तरह से लिखूं कि इस तरह से लिखूं, और उसे ये जानकारी कहीं से चाहिए, और जहां से वो उसे ये जानकारी मिलती है वो वास्तव में मानकीकरण का एक केंद्र है, मानकीकरण का एक स्थापित स्थल है। मानकीकरण करने की आवश्यकता आपको युगीन आवश्यकताओं से अपने आप में जोड़ती है। एक जमाना था जबकि आप केवल हाथ से लिखते थे, और हाथ से लिखते समय हाथ से लिखने की जो आवश्यकता थी, जो साधन था, उसके हिसाब से लिखते थे। अब आपको मालूम है कि उड़िया भाषी कोई हो तो बता सकते हैं कि क लिखते हैं तो छोटा सा क बीच में दिखाई पड़ता है और बड़ी सी उसकी एक टोपी दिखाई देती है। हिंदी का क, हिंदी की शिरोरेखा, लेकिन हिंदी की शिरोरेखा सीधी पड़ती है, लेकिन उड़िया की शिरोरेखा इतनी लंबी बड़ी सी टोपी सी उसके ऊपर दिखाई पड़ती है। आवश्यकता क्यों थी? ताड़पत्र में आप लंबी लाइन खींचो तो ताड़पत्र कट जाता है, और यही आवश्यकता आधुनिक युग में हमने टाइप मशीन के साथ शुरू की थी। टाइप मशीन में आप अक्षर ऊपर से नीचे, क्रम से तो आप ले सकते हैं, ऊपर से नीचे कोई क्रम नहीं आ सकता। अब संस्कृत के जितने संयुक्त व्यंजन थे वो ऊपर से नीचे लिखे जाते थे। क के साथ क लिखना हो तो पहले ऊपर क फिर नीचे क। राष्ट्र लिखना हो तो सबसे ऊपर श और उसके ऊपर ट और उसके ऊपर नीचे र, क्रम से नीचे 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 जाता। अब संस्कृत के लेखन की उस समय की जो सुविधा थी, उस समय के जो साधन थे, उस हिसाब से ये बहुत ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। टंकण यंत्र में काम नहीं कर सकता। अब इसलिए हिंदी में मानकीकरण में सबसे पहले कहा गया कि सारे व्यंजनों को क्रम से लिखो, एक के बाद एक, एक के बाद। अब सारे व्यंजनों को क्रम से लिखने वाली बात आ गई, तो फिर लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। राष्ट्र में आधा श छोटा सा दिखाई देता था, उसके नीचे फिर ट थोड़ा सा नीचे दिखाई देता था। अब उस आधा श कैसे बनाया जाए? हल चिन्ह लगा लो, खड़ी पाई हटा लो, मैंने कोई ना कोई तरीका ढूंढा गया। श में खड़ी पाई हटा लो, द में हल चिन्ह लगा लो। अब ये मानकीकरण की प्रक्रिया वहां से शुरू। मानकीकरण की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, लोग उससे भड़क जाएं। मानकीकरण पहले से होता आ रहा है, हर व्यक्ति करता है। कोशकार जो शब्द का अर्थ देता है वो मानकीकरण, वो कोई नया काम नहीं कर रहा, वो अपने ढंग से शब्दों के अर्थ का मानकीकरण करके आपको दे रहा है। आप हमेशा सोचते हैं कि शब्द का ये अर्थ होगा, आप कोश देख लेते हैं। कोई वाक्य लिखते समय आपको थोड़ी सी
कठिनाई पैदा होती है, कहीं पर कोई समस्या लगती है, तो आप कहते हैं कि गुरु को देख लो, कामता प्रसाद गुरु, उसमें तो कुछ होगा ही। उसने वाक्य के स्तर पर मानकीकरण कर रखा। भाषा की अपनी जीवंतता को देखते हुए मानकीकरण अगर किया जाए तो अपने आप में वो बहुत जीवंत और सजीव बनता मानकीकरण। और उसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तकनीकी युग में भाषा के प्रयोग के लिए मानकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। तो ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जो मानकीकरण करना न चाहे। सारी भारतीय भाषा में सरलीकरण और लिपिवर्तनी आदि के मानकीकरण की प्रक्रिया बराबर चल रही। कुछ भाषा में करना चाह रहे हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे, जैसे बांग्ला भाषा। बांग्ला करना चाह रहे हैं लेकिन उनको अभी तक रास्ता नहीं सूझा। फिलहाल तो मित्रों स्थिति ये है तकनीकी दुनिया में कि हम एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग आधा दर्जन मानकों की जरूरत हिंदी में जरूर है कीबोर्ड के संदर्भ में, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि हिंदी में कीबोर्ड तो 1 दर्जन से भी अधिक उपलब्ध है, लेकिन वो जो काम करते हैं वो एक ही काम को विभिन्न तरीकों से करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करने का काम करते हैं। इस समय जो मानकों की स्थिति तकनीकी दुनिया में है बहुत अच्छी नहीं है मित्रों। कंप्यूटर पर कौन से बटन को आप दबाएंगे तो क्या टाइप होगा, उसको जब परिभाषित किया जाता है तो एक मानक बनता है, कीबोर्ड मानक, और इंस्क्रिप्ट एक ऐसा कीबोर्ड मानक है। लेकिन अगर आप हिंदी के इन सॉफ्टवेयरों को इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें दर्जनों तरीके से हिंदी में टाइप करना संभव है। इंस्क्रिप्ट उनमें से एक है, लेकिन और भी बहुत सारे कीबोर्ड इनमें उपलब्ध हैं, जैसे फोनेटिक, रेमिंगटन, लिंग्विस्ट, लाइनोटाइप, मोनोटाइप, कॉम्पसेट, देवयानी, अलंकार, वेब दुनिया और न जाने कितने। तो मित्रों हिंदी में अगर इतने सारे तरीके हैं टाइप करने के तो हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? मेरे जैसा नासमझ व्यक्ति शायद ये समझे कि ये तो हिंदी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जरा इसकी तुलना अंग्रेजी से कीजिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइप करने के लिए कितने तरह के कीबोर्ड मिलते हैं? सिर्फ एक, जिसका नाम है QWERTY, QWERTY। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे आप अपने अंग्रेजी मैटर का कोई भी फॉन्ट बदल लें, कंप्यूटर पर टाइप करने का तरीका एक और सिर्फ एक रहेगा, अंग्रेजी में। इसी को मानकीकरण कहते हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं जिन पर वो अंग्रेजी टिकती है। मित्रों रोमन जैसी लिपि जिसका आज खूब मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अगर वो कामयाब है, सफल है, लोकप्रिय है, समृद्ध है और निरंतर आगे बढ़ रही है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। माना कि PUT पुट और BUT बट होता है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर देश में, हर स्थान पर, हर किताब में, हर कंप्यूटर में वो वही होता है। कुछ नियम हैं जिनका पालन अंग्रेजी करती है, और वे नियम कितने भी बेतरतीब, कितने भी असुविधाजनक क्यों न हो, अंग्रेजी उन पर कायम रहती है। लेकिन मित्रों दुर्भाग्य से यही बात हम हिंदी और देवनागरी के बारे में नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि ये जो कंपनियां हैं इन्होंने ये तरह तरह के कीबोर्ड उपलब्ध कराकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने वही किया जो उनके कारोबार के लिए अनुकूल था। लेकिन ये जो हिंदी की तकनीकी विविधता है, ये मानकीकरण या नियमबद्ध या अनुशासित हिंदी के विकास के खिलाफ है। सवाल उठता है कि तकनीकी लिहाज से भाषा के मानकीकरण के क्या निहितार्थ होने चाहिए। तो मेरी दृष्टि में इसके 4 प्रमुख तत्व होने चाहिए। पहली बात यह है कि तकनीकी मानक जो है वो भाषाई नियमों का पूरी तरह पालन करें। यदि भाषा का विकास हो रहा है, नए मानक भाषा में तैयार हो रहे हैं, तो तकनीक को उनके साथ में तालमेल बनाकर चलना जरूरी है। जुगाड़ के सिस्टम तकनीक में नहीं चलने चाहिए। तीसरी बात यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भी ये मानक एक से होने चाहिए, एक रूपता सुनिश्चित होनी चाहिए। और अंतिम बात यह है कि उसमें एक फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए ऐसे मानकों में। ऐसा ना हो कि हम ऐसा तकनीकी मानक बनाकर बैठ जाएं कि उसमें भविष्य में भाषा में होने वाले बदलावों को समाहित करने की क्षमता ना हो। तकनीकी मानक में फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी, भविष्य में होने वाले बदलावों को समाहित करने की
क्षमता होनी चाहिए। मानकीकरण की बात हुई, लगता है जैसे कि किसी सिपाही को बंदूक भी दे दी, बख्तरबंद भी दे दिया, टोप पहना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब क्या जरूरत बची? गोली दागने की। लेकिन समाज क्या इस मसले पर गोली दागने की, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, इच्छा शक्ति वो तो शायद गायब है। अक्सर पार्लियामेंट जाना होता है, आज ही फिर से देखा रजिस्टर में सबके नाम, मैंने और भी पिछले पन्ने पलटे, एक भी नाम मुझे ऐसा नहीं लगा कि जिन्होंने अपनी भाषा में लिखा हो। दोस्तों, आप रोज गुजरते होंगे इससे। उस समय न कोई फॉन्ट की जरूरत है, शाही और इंक वही है, शायद कोई और किसी और तकनीक की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाम ही लिखना है और आप सारे पन्ने पलट के देख लीजिएगा। आप अपनी सोसाइटीज के रजिस्टर को पलट के देख लीजिएगा। आप जिन स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चों की, वहां पलट के देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस सारी तकनीक और इसके बावजूद भी अगर समाज के अंदर ये बैठा हुआ है, उसे अंग्रेजी की ही रिहर्सल करनी है, वो कितने तरह के फॉन्टों से करेगा? शायद बड़ा प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि कुछ महीनों पहले की बात है, जो हिंदुस्तान टाइम्स एक लीडरशिप समिट करता है, उसमें ये बात उभर के आई, शायद आप में से किसी ने सुनी हो। एक सेशन में कपिल देव थे और एक और जो हमारी एक्ट्रेस हैं कैटरीना कैफ थी। तो एक मोड़ पर उन्होंने कहा कि कपिल देव, आप पहले खिलाड़ी थे कि जो कस्बे से आए थे। कपिल देव ने जब जवाब दिया तो बोले कि हो सकता है ये बात हो, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मैं पहला खिलाड़ी था कि जो अंग्रेजी नहीं जानता था। और उन्होंने बताया कि किस ढंग से जब मुझे कैप्टन बनाने की बात आई तो किस ढंग से मुझे जलील किया गया। ज़्यादातर बोर्ड का यह कहना था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बात कैसे करेगा इंटरनेशनल मंचों पर। और बात आगे बढ़ी, इन्होंने कहा कि मुझे कहना पड़ा कि क्रिकेट खेलना जरूरी है या अंग्रेजी बोलना जरूरी है। अब मैं मानकीकरण का एक जो इशारे की तरफ आ रहा हूं कि फिर आरोप लगाया गया कि जब ये अंग्रेजी बोलते हैं तो उसमें पंजाबी होती है। मैं बड़ा इशारा मानकीकरण की उसमें पूरी सहजता के साथ कह रहा हूं कि हमारी जो जड़ें होती हैं उसका असर होता ही है। कपिल देव का साफ कहना था कि अगर मैं पंजाब का हूं तो उसमें पंजाबी आनी ही चाहिए। मैं इस भाषा और इसमें जो समाज की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि बहुत दयनीय है। हमें कुछ थोड़ी और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके उसमें ये आएंगे ही। अगर तमिल का कोई आदमी बोलता है अगर तो उसमें उस भाषा का पक्ष आएगा, तो शायद ये बोलचाल की भाषा का ये एक मुझे लगता है कि उसमें एक ज़रूरत है। और लेकिन जो बात बढ़ रही है कि मैं इन सारी चीज़ों ने मिलकर जो परिदृश्य बनाया हुआ है उसमें हमारे पास अपनी भाषाएं, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करूंगा, अपनी भाषाएं लगातार शायद एक पीछे की तरफ जा रही हैं। और मैं कहूँगा कि उसमें पूरी शिक्षा या बच्चों की सोचने पे भी असर पड़ा है। हमें शायद थोड़ा सा जागरूक होके इसको सोचने की इस पर ज़रूरत है और कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। आभार प्रकाशन विभाग का कि मुझे इस बहाने दोस्तों से कई जानकारियाँ मानकीकरण और सब मिली। थैंक यू। हमारे विद्वान वक्ताओं ने जो सामग्री हमें दी है उससे पूर्वाग्रहों के जाले छटेंगे और वैज्ञानिक विश्लेषण से हमारे औजार चमकेंगे। आप सबका धन्यवाद और आप सभी चाय पर आमंत्रित।